कि आप लोगों के प्रश्न आए, जिससे कि मैं ये समझ सकूं कि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी में आपको क्या क्या समस्याएं हो रही हैं और उन समस्याओं का निदान मेरे द्वारा किस प्रकार किया जा सकता है। अगर संभव होगा तो और कंटेंट बनाया जाएगा, वीडियोस बनाई जाएंगी, जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें पता चल पाएँ। लेकिन जब तक हमें समस्या का पता नहीं चलेगा, जब तक हमें आपके प्रश्न नहीं पता चलेंगे, तब तक हम उनके लिए कोई उपयोगी समाधान तलाश नहीं कर सकते हैं। तो मैं सभी बच्चों से एक एक करके चाहूँगा कि वो अपने प्रश्न चैट बॉक्स में लिखते रहें या एक एक करके मुझसे प्रश्न पूछते रहें, जिससे कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे पाऊँ। अगर आपके प्रश्न नहीं होंगे तो मैं अपनी तरफ से भी कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपके प्रश्न और मेरे द्वारा उनके जवाब। तो प्लीज़ आप में से एक एक करके अपने प्रश्न पूछते रहें। देखिए, किसी भी विषय को अगर हमें सही तरीके से सीखना है या हम अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं, तो हमारे दिमाग में उनके लिए प्रश्न जरूर होने चाहिए। देखिए, रुचि ने एक प्रश्न पूछा है, गेटिंग इनटू कार्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सर इसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि कार में बैठने के लिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए एक विजुअली इम्पेयर्ड किस तरीके से उसको यूज कर सकता है, आपके सिलेबस में भी है। लेकिन ये जो आपका टॉपिक है, मुझे लगता है वो साइटेड गाइड टेक्निक के साथ में है, जैसा मैं जानता हूँ। साइटेड गाइड टेक्निक के साथ में अगर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना है, जैसे कि कार हो गई, सबसे पहले हमें ये देखना है कि मुख्य रूप से जो हमारी आवश्यकता है, जो हमारी नीड है, वो क्या है। तो सबसे पहले हमें अपने आसपास देखना है कि कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसे हम लोग रेगुलर यूज करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड बाइक पर भी किसी के साथ बैठकर जाते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड ऑटो में भी जाते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड जो टेम्पो चल रहे हैं उनमें भी सवारी करते हैं ज़्यादातर। तो हमारा जो उत्तर रहेगा वो उन्हीं लोगों के लिए रहेगा, उन विजुअली इम्पेयर्ड को लेकर रहेगा, जिससे कि जो इन सर्विसेज का यूज कर रहे हैं, इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं। देखिए, सब जो जहां पे प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आती है जो भी हमारा विजुअली इम्पेयर्ड है, जब साइटेड गाइड व्यक्ति के साथ जैसे कि टेम्पो या ऑटो में बैठने के लिए जाता है, तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है। प्रॉब्लम ये होती है कि सबसे ज्यादा जो समस्या है वो ये होती है कि जब साइटेड व्यक्ति के साथ में कोई विजुअली इम्पेयर्ड जाता है, तो ये दिक्कत होती है कि हम सबसे पहले विजुअली इम्पेयर्ड को चढ़ाएं कि सबसे पहले हम चढ़ें। तो मेरा मानना है कि जब हम ये सोचें कि सबसे पहले विजुअली इम्पेयर्ड चढ़े या सबसे पहले हम चढ़े, उससे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए, जब हम ऑटो में बिठा रहे हैं या टेम्पू में बिठा रहे हैं या बस में बिठा रहे हैं, तो बस के अंदर, टेम्पू के अंदर या जो भी ऑटो है उसके अंदर वो विजुअली इम्पेयर्ड जा रहा है, तो वहां पर जो कहते हैं सुरक्षा की दृष्टि से वहां पे कोई ऐसी समस्या नहीं होती है। लेकिन देखा जाए तो उतरते समय सुरक्षा की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वो सड़क पर विजुअली इंपेयर्ड अगर आगे पहले आ गया तो समस्या होगी। तो बिठाते हुए जब भी हम किसी विजुअली इंपेयर्ड को किसी भी ट्रांसपोर्ट जो भी मटेरियल है हमारे पास में, कोई भी, चाहे ऑटो हो, बस हो, कोई भी हो, हम यह देखें कि विजुअली इंपेयर्ड को ऐसी जगह पे बिठाएं जहां पे यह ध्यान रखा जाए कि उतरते समय आगे गाइड हो और पीछे विजुअली इंपेयर्ड हो या दृष्टि दिव्यांगजन हो। ठीक है। तो सबसे पहले जब हम किसी भी विजुअली इंपेयर्ड को किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिठाएंगे तो कोशिश करेंगे कि उसको आगे रखें। ठीक है। आगे रखने पर यह ध्यान रखना है कि विजुअली इंपेयर्ड का जो गाइडिंग हैंड है, जिससे उसने हमें ग्रिप कर रखा है, तो हम क्या करें कि उसका हैंड, बस में भी हैंड रेल होता है, टेम्पो में भी हैंड रेल होता है, ऑटो में भी कुछ ना कुछ पकड़ने का साधन होता है, लेकिन
जो टेम्पो है उसमें जब हम पकड़ते हैं तो वो जो हैंडरेल है उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन वहां पे टकराने का कोई मतलब अगर वो सिर अंदर घुसाता है तो टकराने का कोई भी वो नहीं होता है, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पे टेम्पो का वो होता है कि वहां पे वो व्यक्ति नहीं टकराएगा। लेकिन ऑटो में उसका सर टकरा सकता है, इसलिए ऑटो, कार, इनको यूज करते समय विजुअली इंपेयर्ड का हाथ हमेशा सबसे पहले उसकी छत पर रखें। ठीक है, एक हाथ छत छत पे रहेगा। अगर कार है तो दूसरा हाथ विजुअली इंपेयर्ड का कार का जो गेट है उसके हैंडल पे रहेगा, जिससे कि ये पता चल पाए कि जो गेट है उसको कैसे खोलना है। ठीक है, उसके बाद में जो छत है, दूसरा हाथ छत के ऊपर है, तो उससे यह पता चल पाता है कि विजुअली इंपेयर्ड अपना सर कितना झुकाएगा जिससे कि वो छत से ना टकराए। ठीक है, उसके बाद अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें और लोग, ज्यादा लोग बैठे हैं, तो आपको यह जरूर बताना होगा कि विजुअली इंपेयर्ड को अंदर इंटर करते हुए राइट साइड में जाना है या लेफ्ट साइड में जाना है। कोशिश करें कि विजुअली इंपेयर्ड को यह जरूर बता दें कि वहां पर एक सवारी बैठी हुई है, या सवारी कुछ आवाज कर दे जिससे कि विजुअली इंपेयर्ड को यह पता चल जाए कि हमारे आसपास में लोग बैठे हैं, मुझे किस तरफ सीट में कहां पर बैठना है, किस तरीके से बैठना है। वो अपने हाथ का भी जो कमर की ऊंचाई तक हाथ ले जाकर या नीचे की साइड में हाथ ले जाकर ट्रेल के माध्यम से, मतलब हाथ सीट की तरफ ले जाकर, जैसे मैंने बोल दिया कि राइट साइड जाना है तो वो हाथ को आगे बढ़ाएगा जिससे उसे पता चल जाएगा कि सीट खाली है, या जैसे ही किसी व्यक्ति के हाथ टच होगा तो उससे पता चल जाएगा कि सीट खाली नहीं है। तो यह टेक्निक हम लोग यूज कर सकते हैं। विजुअली इंपेयर्ड को बिठाने के बाद कोशिश करें कि जो गेट है उस साइड में आप बैठें, अगर आप गाइड हैं और आप उसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप उसके साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसे किनारे की साइड में बिठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप उसके साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो उसे अपने पास बीच में बिठाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उतरते समय आप आगे होंगे, विजुअली इंपेयर्ड पीछे होगा, जिससे कि आपके उतरने से उसे अनुभव होगा कि उसे कितनी, कहाँ पे पैर रखना है, कैसे आगे बढ़ना है, कब सीढ़ियां आई और कैसे उसको नीचे जाना है। तो यह थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की टेक्निक। बाइक में कोई परेशानी नहीं होती है। बाइक में सिर्फ यही परेशानी होती है कि विजुअली इंपेयर्ड ये समझ नहीं पाता है कि उसको बाइक पे बैठने के लिए अपने पैर को, क्योंकि हम लोग एक पैर पे आते हैं, जब भी हम लोग बाइक पे बैठते हैं तो हम लोग लेफ्ट वाले पैर पे हमारा वेट आता है, और हम लोग राइट वाले पैर को उठाकर गद्दी के ऊपर रखते हैं जिससे कि हम आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन विजुअली इंपेयर्ड के लिए एक परेशानी होती है कि उसे ये नहीं पता चलता कि उसे अपने पैर को कितने ऊपर उठाना है जिससे कि वो बैठ पाए। तो जो बाइक का पीछे वाला पोर्शन होता है जहां पे लाइट लगी होती है, बैक लाइट लगी होती है, वहां पे पकड़ने का या कुछ ऐसा साधन होता है जिसको विजुअली इंपेयर्ड एक हाथ से टच कर सकता है, जिससे कि उसे यह पता होता रहेगा कि अपने पैर को कितना ऊपर उठाना है। कुछ बाइक ऐसी होती हैं जो बहुत ऊंची होती हैं, उनमें जरूर विजुअली इंपेयर्ड को परेशानी होती है, क्योंकि उसमें वो पैर इतना ज्यादा ऊपर नहीं उठ सकता, तो उसे परेशानी होती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसका जो लेफ्ट वाला पैर है वो बोलते हैं कि अपना पैर ऊपर उठाए, और जहां पे स्टैंड होता है बाइक का पहिए के पास में, जहां पैर रखने वाला फुट मार्क होता है, फुट पैड होता है, कुछ भी उसको बोल सकते हैं, उस पे एक पैर लेफ्ट पैर रखता है, और राइट हैंड से गद्दी पकड़ के या उस व्यक्ति को पकड़ के या बाइक को पकड़ के, जैसे जैसे सुविधा हो वो उस पर चढ़कर और अपना पैर ऊपर बढ़ा सकता है। लेकिन इस चीज को प्रैक्टिकली, इस चीज का अनुभव तभी आपको आएगा जब आप कोशिश करेंगे कि आप एक ब्लाइंड फोल्ड लीजिए, और ब्लाइंड फोल्ड लेने के बाद में ब्लाइंड फोल्ड लगाइए, और ब्लाइंड फोल्ड लगाने के बाद में आप कोशिश करिए कि जैसे मैंने बताया है जिस टेक्निक से, उस टेक्निक से बाइक में बैठने का प्रयास कीजिए या कार में बैठने का प्रयास कीजिए। अगर आसपास कार होती है तो उसमें बैठने का प्रयास कीजिए। अगर कोई आपका आस पड़ोस में ऑटो है या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि खाली खड़ा है, उसमें बैठने का प्रयास आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक्सपीरियंस आएगा
कि आपको क्या चीज यूज करनी है। देखिए, ओरिएंटेशन मोबिलिटी की एक विशेषता है कि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी में जो भी हम आपको टेक्निक बताते हैं, वो टेक्निक सही उसी टेक्निक को मानते हैं जिस टेक्निक में विजुअली इंपेयर्ड को असुविधा ना हो। हम लोग लिखी लिखाई टेक्निक पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि सबसे पहले हमें जब भी हम किसी टेक्निक, किसी व्यक्ति को या किसी विजुअली इंपेयर्ड को वो टेक्निक सिखाते हैं, तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि विजुअली इंपेयर्ड को कम से कम समस्या हो और वो आसानी से उन उन टेक्निक के द्वारा अपनी समस्या का समाधान कर पाए। तो कोशिश करिए, एक बार आप जब ब्लाइंड फोल्ड लगाएंगे तो वही सिचुएशन होगी विजुअली इंपेयर्ड वाली, और आपको पता होगा कि आपको क्या समस्या आ रही है और किस तरीके से जो मैंने बताया है उसका यूज करके आप उसका समाधान कर सकते हैं। रुचि, क्या आपको मेरी बात समझ में आई, या किसी को इससे संबंधित कोई और प्रश्न पूछना है? आप अपना माइक ऑन करके वो प्रश्न पूछ सकते हैं। रुचि, रुचि, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? आप अपना माइक अनम्यूट कर लें और एक बार अगर आपको समझ में आया हो तो बताएं, और नहीं समझ में आया हो तो बताएं, या कोई और व्यक्ति जिसे समझ में ना आया हो। जी सर, समझ में आ गया है ना? देखिए, ओरिएंटेशन और मोबिलिटी या और कोई भी ओरिएंटेशन मोबिलिटी से रिलेटेड कोई भी स्किल है, उसको सिखाने से पूर्व या उसको बताने से पूर्व हमें यह जरूर जानना है कि विजुअली इंपेयर्ड को परेशानी क्या आती है वो स्किल करने में। जैसे ही हम समझ जाएंगे उसको की प्रॉब्लम क्या आ रही है, वैसे हम उसके निदान खोज लेंगे। तो बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। और कोई बच्चा जिसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट, देखिए अलग अलग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज यहाँ पे बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि मैं जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट विजुअली इंपेयर्ड यूज करते हैं ज्यादातर उनको मैं बता पाऊँ आपको। जैसे ट्रेन है उसका यूज थोड़ा सा अभी बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ट्रेन का यूज भी मैं बता सकता हूँ। जैसे कि ट्रेन वगैरह में यूज करते हुए विजुअली इंपेयर्ड को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि उसको ये नहीं पता चलता कि वो डिब्बा कहाँ पे है। तो वो क्या कर सकता है कि वो जो भी ट्रेन है, जो खड़ी ट्रेन है, उस खड़ी ट्रेन में क्या कर सकता है, वो अपनी छड़ी को डायगोनल टेक्निक से यूज करता हुआ ले जा सकता है। डायगोनल टेक्निक का यूज करेगा तो उसे गेट का अंदाजा हो जाएगा, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि गेट गेट का वहां पे आपको गेट पता चलेगा जो खाली स्थान होगा जहां पे छड़ी टच नहीं करेगी। तो यह भी ध्यान रखना है कि दो डब्बों के बीच में भी एक स्थान होता है जहां पर जो केन है आपकी वो खाली जाएगी, ठीक है। लेकिन जो गेट है और जो खाली दो डिब्बों के बीच का खाली स्थान है, वहां पे एक डिफरेंस होता है कि वहां पे जहां पे गेट होगा वहां पे हैंडरेल होंगे, और जहां पे गेट होगा वहां पे नीचे जो सीढ़ियां हैं वो प्लेटफॉर्म से लगभग टच करती हैं। तो अगर वो सीढ़ियां आपको मिलती हैं तो इसका मतलब वहां पर गेट आ गया है। तो आप समझ सकते हैं, जो विजुअली इंपेयर्ड है वो आराम से समझ सकता है कि यहाँ पे गेट आ गया है। दूसरी चीज है कि वो वहां पर पूछ भी सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा कि यही कोच हमारा है, या यही डिब्बा है, या यही गेट है, या यही एंट्रेंस है। किसी से भी पूछ सकता है, पूछने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि लिमिटेशंस हमेशा ओरिएंटेशन मोबिलिटी में बनी रहती हैं। विजुअली इंपेयर्ड के साथ में पूछने में कोई भी बुराई नहीं है। किसी का कोई प्रश्न इससे संबंधित? बोल सकते हैं, आप माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो। किसी सर का कोई प्रश्न? हाँ, बोलिए। सर जब उतरते समय मतलब किसी भी जैसे ऑटो वगैरह से उतरते हैं तो वहां पे एक बार बता दीजिए कैसे क्या, कौन देखिए, आगे रहता है, साइकिल गाइड या। उतरते समय हमेशा गाइड आगे रहेगा, ठीक है। अगर विजुअली इंपेयर्ड को आप आगे उतार रहे हैं तो इसका मतलब है सेफ्टी के लिहाज से थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। सेफ्टी के लिहाज से इसलिए मुश्किल होगा कि हो सकता है जब वहां पे उतर रहे हो तो पीछे से कोई बाइक आ रही हो, कोई साइकिल आ रहा हो, है ना। तो उस टाइम तो विजुअली इंपेयर्ड तो देख नहीं पा रहा है, वो लेफ्ट एंड राइट नहीं देख पाएगा, लेकिन आप गाइड हैं तो आप लेफ्ट एंड राइट देख रहे हैं। और आप सुरक्षा के लिहाज से नीचे जैसे ही उतरे,
नीचे उतरने के बाद आपने सुरक्षा को देखते हुए विजुअली इंपेयर्ड को भी गाइड किया और उसे नीचे उतारा। साथ साथ में जो साइटेड गाइड है उससे एक अंदाजा यह भी मिलता है कि विजुअली इंपेयर्ड को अपना पैर किस दिशा में आगे बढ़ाना है, कितना नीचे रखना है, कितने ऊपर रखना है, और हाथ पकड़ के उसे एक सपोर्ट भी मिलता है। मतलब अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए आप अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे जिससे विजुअली इंपेयर्ड जो है आपके हाथ को टच करेगा, आपके हाथ को पकड़ लेगा, जिससे कि एक सपोर्ट उसे मिलेगा और वो आराम से नीचे उतर जाएगा, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कोई समस्या इसमें? नो सर। कुछ और पूछना है? सर कुछ और पूछना है आपको? एक्सक्यूज मी यस सर, सर। मुझे पूछना है सर। हाँ पूछिए। सर इसी से रिलेटेड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही रिलेटेड। यस सर, विदाउट साइटेड गाइड कैसे मतलब जा सकते हैं वो विजुअल इम्पेयर्ड बिल्कुल पर्सन? बिल्कुल सही सवाल है आपका। विदाउट साइटेड गाइड कैसे जा सकते हैं? देखिए, जब भी कोई विदाउट साइटेड गाइड जाएगा तो उसके पास क्या होगा, आपसे ही प्रश्न है मेरा। अगर कोई भी व्यक्ति साइटेड गाइड का यूज नहीं कर रहा है तो उसके पास मोबिलिटी के लिहाज से क्या इक्विपमेंट होगा या किसके साथ वो जा रहा होगा? सर सर होनी उसके पास चाहिए। हाँ, उसके पास केन सर होगी, छड़ी के बिल्कुल साथ। सही। ये होना छड़ी के साथ। चाहिए। छड़ी उसके साथ में एक ऐसा माध्यम है जो उसको इंडिपेंडेंट मोबिलिटी करने में सहायक होता है। ठीक है, छड़ी के माध्यम से वो क्या कर सकता है, जब भी किसी ऑटो या जब भी किसी कहीं पे भी वो जाता है तो क्या करता है कि उसे पता चल जाता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहां पर है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति से पूछ सकता है कि भाई हमें जो है ऑटो है, ऑटो खड़ा है, तो उसने ऑटो पे हाथ लगाया, उसे पता चल गया। अब उसे समस्या है कि उसको चढ़ना कैसे है। ठीक है, फुट मैट कहाँ पे है, यही समस्या आती है। उसको पैर कितनी ऊंचे बढ़ाना है, क्या करना है, ये समस्या आती है। मैंने आपको जब केन टेक्निक सिखाई है कि नहीं सिखाई है मुझे नहीं पता, लेकिन केन टेक्निक में एक टेक्निक होती है, आप मेरी वीडियोस में देखिएगा, सीढ़ियों पे चढ़ने की तकनीक है ना। तो सीढ़ियों पे चढ़ने की तकनीक में हम लोग क्या करते हैं, केन को पेंसिल ग्रिप में पकड़ते हैं और सेम केन को आगे ले जाते हैं। ठीक है, केन को आगे ले जाने पर जैसे पेंसिल ग्रिप में आप आगे ले जाओगे तो वह उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से टकराएगी। ठीक है, उसके फुट मैट पे जहां पे वो बना है वहां पे टकराएगी। उसको धीरे धीरे ऊपर जब आप लाएंगे सटाते हुए, तो क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि जो जिस स्थान से, मतलब जहां से हमको चढ़ना है, वो स्थान कितनी ऊंचाई पर है, पता चलेगा ना। जैसे ही वो ऊंचाई पता चल गई, लेफ्ट हैंड से यूज करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड से आपने उस ऊंचाई का पता लगा लिया, फिर आप क्या करेंगे, राइट साइड से आप उसको पकड़ेंगे, जो उसका हैंड रेल होगा उसको पकड़ेंगे। ठीक है, और हैंड रेल पकड़ के अब आपको ऊंचाई भी पता चल गई, हैंड रेल भी पता चल गया। अब क्या करेंगे, अब आप अपना पैर ऊपर बढ़ा सकते हैं जिससे कि जहां पे पैर रखने का स्थान है वो आपको सही पता हो गया। आप उस स्थान पे पैर रख के ऊपर बढ़ सकते हैं या चढ़ सकते हैं। और अगर ऑटो है तो केन जहां पे रखी है उस हैंड को सबसे पहले आपने वो स्थान देख लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस केन को आप फोल्ड कर दीजिए। अगर लॉन्ग केन है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर फोल्डिंग केन है तो उसको फोल्ड जरूर कर दें, क्योंकि बैठने पे जैसे ही आप उस पर चढ़ेंगे तो होगा क्या कि आपकी केन लेफ्ट या राइट मूव हो सकती है और ऑटो में बैठे हुए किसी व्यक्ति को या टेम्पो में बैठे हुए किसी व्यक्ति को लग सकती है, उससे समस्या हो सकती है, उसकी आंख में लग सकती है, कहीं और लग सकती है। तो कोशिश करें कि उसको पॉकेट में रख लें। अगर लॉन्ग केन है तो उसको जिस हाथ में आपने गाइड किया हुआ है, सॉरी, जिस हाथ में आपने हैंडरेल को पकड़ा हुआ है, उसी हाथ में उस छड़ी को भी पकड़ लें, जिससे कि वो छड़ी किसी को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, अंदर जाते हुए आप, जैसे ही आप अंदर एंटर हुए, आप पूछ सकते हैं कि कहाँ पे जगह खाली है या मैं कहाँ पे बैठ सकता हूँ, क्योंकि वहां पे जो उस गाड़ी में बैठे हुए लोग हैं वो आपकी केन को देखकर यह समझ गए कि यह कोई विजुअली इंपेयर्ड है। या तो वो आपके लिए सीट खाली कर देंगे और या तो वो आपको उपयुक्त स्थान बता देंगे कि किस स्थान पर आपको बैठना है। ठीक है,
समझ में आया? यस सर। और कोई प्रश्न इससे रिलेटेड? और कोई प्रश्न इससे रिलेटेड नहीं है? ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तभी भी आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 बार कभी भी पूछ सकते हैं, आज नहीं किसी और टाइम भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है निशांत गौतम जी का सवाल। वो कह रहे हैं कि काइनेस्थेटिक डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बता दीजिए। काइनेस्थेटिक डिस्क्रिमिनेशन, सबसे पहले काइनेस्थेटिक डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि काइनेस्थेटिक सेंस क्या है। आप में से कोई बता सकता है कि काइनेस्थेटिक सेंस क्या है? मुझे ये नहीं उत्तर चाहिए कि गामक इंद्रिय है या गतिबोधक इंद्रिय है। मुझे आंसर ये चाहिए कि व्हाट इज द काइनेस्थेटिक सेंस। काइनेस्थेटिक सेंस का काम क्या होता है, काइनेस्थेटिक सेंस क्या करती है, वो बताइए। अगर आप में से कोई भी इसका उत्तर जानता हो तो प्लीज मुझे बताएं कि काइनेस्थेटिक सेंस क्या है। कोई भी? सर रिमेनिंग सेंसर से अपने वातावरण को पहचानता है, जैसे नोज से या स्मेल करके पहचान सकता है, या इस तरह से। और कोई? और कोई? और कोई काइनेस्थेटिक सेंस के बारे में बताएगा? मैंने पढ़ाया है आप सभी को, जितने भी आप मेरे द्वारा ओरिएंटेशन और मोबिलिटी मैंने जिन जिन को पढ़ाई है उनको मैंने काइनेस्थेटिक सेंस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और मैं अभी शुरू करूंगा तो आपको जरूर वो एक मतलब आपको ध्यान आ जाएगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था। और कोई? ठीक, आपने सिक्स सेंस में जो लास्ट वो 5 सेंसेस होते हैं, वो जो लास्ट 6 सेंस होता है उससे रिलेटेड होता है काइनेस्थेटिक सेंस। सिक्स सेंस बेटा किस शरीर के कौन से अंग उसके लिए हेलो काम करते हैं, किस तरीके से? सर, गुड आफ्टरनून सर। काइनेस्थेटिक सेंस मतलब मस्कुलर मोशन का सेंस से रिलेटेड होता है। मतलब जैसे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं तो वो टंग से होता है, स्किन से होता है, लेकिन ये मस्कुलर सेंस से होता है सर। जब हमारी बॉडी और मूवमेंट करती है तब ये हमको जी बताता है। गतिबोधक विभेदीकरण जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और कोई? और कोई बता सकता है? इसमें बोन और मसल्स का यूज होता है। बिल्कुल सही। एक चीज और, मैं देखिए, गति को बोध कराने के लिए, गति का बोध कराने के लिए अर्थात काइनेस्थेटिक सेंस देने के लिए हमारे पास जो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है जो रिस्पॉन्सिबल हैं गति का बोध या जो भी है, जो भी स्पीड, जो चलने फिरने का जो भी हमें बोध होता है, उठने बैठने का, वो बोध होता है हमारे शरीर के जॉइंट्स के द्वारा, हमारी शरीर की मसल्स के द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा, हमारे शरीर की बोन्स के द्वारा। ठीक है, तो गति बोधक इंद्रिय जो है, जो गति का बोध कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे ऑर्गन है, वो ये तीनों चीजें हैं, मसल्स, आपकी जॉइंट्स और आपके बोन्स। ये तीनों एक साथ काम करती हैं और इन तीनों के होने से हमें, अगर हमारी कोई भी सेंस, अगर हमारा जो है विजन काम नहीं कर रहा है, हमारे स्मेल काम नहीं कर रहा है, हमारा हियरिंग सेंस काम नहीं कर रहा है, टच सेंस नहीं काम कर रहा है, पांचों सेंस अगर हमारी काम नहीं कर रही हैं, उसके बाद भी इनके द्वारा हमें बोध होता है, यह पता चलता है कि जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, वो कैसी है। देखिए, मैंने आपको हर बार यह एग्जाम्पल दिया है और आज भी वही एग्जाम्पल देता हूं कि जब आप कहीं पे जाते हैं तो अचानक से एक स्लोप आया, ढलान आया, क्या आपको आंख, कान, आपकी स्किन या और आपके जो जो पांचों सेंस ऑर्गन्स हैं उनका यूज करना पड़ता है? मुझे लगता है नहीं। नो सर। आप जैसे ही किसी स्लोप पर जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि वो ढलान नीचे की साइड में जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो बॉडी मूवमेंट है, आपके जो जॉइंट्स हैं, आपका जो शरीर का जो पोर्शन है, वो उसी तरीके से उस स्लोप के आधार पर अपने आप को मूव करता है या घुमाता है ना। जैसे ही चढ़ाई आती है
वैसे ही हमारा जो बॉडी वेट है वो हमारे कहाँ पर जाता है? जब चढ़ाई आती है तो क्या होता है? जब आप कहीं पूर्णागिरी या कहीं गए होंगे, जो पहाड़ों पे गए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि जब स्लोप आता है तो अक्सर वेट आता है हमारे पंजों के ऊपर, आता है ना? आता है। यस सर। और जब हम लोग ढलान पे जाते हैं तो वेट आता है हमारी हील्स पे, ठीक है ना? तो हमें उस मूवमेंट के द्वारा, उस झुकाव के द्वारा हमें यह पता चल जाता है, एकदम हल्का सा भी स्लोप हो हम पता कर लेते हैं कि जो है स्लोप इस तरीके से आ गया। अगर आप गाड़ी में बैठते हैं, आप बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ट्रेन बिल्कुल सीधा चलती है, बहुत कम स्लोप होता है वहां पर। लेकिन अगर हम बस में जा रहे हैं, हम किसी कार या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, इवन बाइक पे भी जा रहे हैं, तो अचानक अगर कोई मोड़ आता है या कोई बड़ा मोड़ है तो उसके बारे में हमें ड्राइवर से पूछना नहीं पड़ता कि ये मोड़ आ गया है, नहीं आ गया या कुछ भी है। हमारे बॉडी के मूवमेंट से पता चलता है कि वो टर्न आया है और वो टर्न राइट है या लेफ्ट है। हमारी पांचों सेंस ऑर्गन्स इसमें काम नहीं करती हैं, सिर्फ काम करता है हमारे जो जॉइंट्स हैं वो काम करते हैं, हमारी मसल्स हैं काम करती हैं, और हमारी बोन्स काम करती हैं। ठीक है, तो इसके आधार पे हमें पता चल जाता है कि वो मोड़ किस तरफ आया है। वैसे ही अगर आप देखेंगे कि आप टेम्पो में जा रहे हैं और अचानक से गड्ढा आया, तो गड्ढे के बारे में जो जो वो टेम्पो में जो टेम्पो हिलता है उसके द्वारा आपका बॉडी का मूवमेंट होता है, वो बता देता है। गड्ढा आता है तब आपको पता चल जाता है, जब ब्रेकर आता है तब आपको पता चल जाता है। आप उसमें डिस्क्रिमिनेट कर लेते हो कि ये ब्रेकर है कि ये गड्ढा है। ठीक है, आप डिस्क्रिमिनेट कर लेते हो कि ये राइट साइड में मोड़ जा रहा है या लेफ्ट साइड में मोड़ जा रहा है। आप डिस्क्रिमिनेट कर लेते हो कि स्लोप ऊपर जा रहा है या स्लोप नीचे जा रहा है। ठीक है, तो यही काइनेस्थेटिक डिस्क्रिमिनेशन यही है। सर नागेश सर सुन रहे हैं आप मुझे? नागेश सर सुन रहे हैं आप मुझे? दीपक सर, कोई और सुन रहा है मुझे? नागेश सर, दीपक सर, कोई भी और सुन रहा है मुझे? पंकज सर, कोई भी नहीं सुन रहा है? सर 1 मिनट के लिए, ऑफिस से फोन आ रहा है, बहुत राजीव सर का फोन आ रहा है, 1 मिनट के लिए मैं जो है जा सकता हूं, आपका आदेश हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हो आइए सर 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट। ठीक सर। हाँ, तो अभी तक जिन जिन बच्चों ने अपने प्रश्न किए, प्रश्न करने के बाद उनको जो उत्तर मिले हैं, क्या कोई बच्चा उन्हें नोट डाउन कर रहा है? यस सर, लिख रहे हैं। वेरी गुड। तो जो बच्चे नोट डाउन करते चल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। कई ऐसे बच्चे होंगे जो हो सकता है ये कहें कि सर मैं यहाँ पे हूँ, कॉपी पेन हमारे पास में नहीं है, या नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। आप लोगों को मैंने बताया है कि ये वीडियो अपलोड रहेगा, आप लोगों तक आ जाएगा फिर से। लेकिन मैं देख रहा हूं कई ऐसे बच्चे हैं जो अब भी प्रश्न पूछने में झिझक रहे हैं। किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से कोई भी बच्चा झिझके ना। जो भी आपके प्रश्न वाजिब आपके मन में उठ रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को आप सर के सामने करें और उन प्रश्नों का उत्तर लें आप उनसे। अच्छा, दूसरी बात, एक बेटा ये ऑनलाइन गूगल मीट में, अब जैसे बीच में सर थोड़ा सा अभी 2-1 मिनट में जुड़ेंगे, तब तक मैं क्लियर कर दूं। जब हम लोग ऑफलाइन मीटिंग करते हैं ना, ऑफलाइन क्लास करते हैं, तो वहां का एक व्यवहार होता है कि अशिष्टता न करना, अर्थात बीच में न बोलना या कोई ऐसे असामाजिक कार्य न करना, ऐसी कुछ शिष्टता की एक बात वहां रहती है। जानते हो, जब हम लोग ऑनलाइन करते हैं तो यहाँ पे क्या इसका मामला होता है कि अगर आप प्रेजेंटर नहीं हैं, आप वक्ता नहीं हैं, तो प्रेजेंट की बटन आप न दबाएं। जब आप प्रेजेंट की बटन दबाते हैं तो यह ऑनलाइन मूड की अशिष्टता मानी जाती है। इसलिए शिष्टता के भाव में अब कोई भी मेरा प्यारा बेटा या बेटी
प्रेजेंट की बटन न दबाएं किसी भी कार्यक्रम में। अगर आप प्रेजेंटर हैं तो दबाएं, कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रेजेंटर नहीं हैं तो कृपया न दबाएं। सर आ चुके हैं, कंटिन्यू करते हैं सर। बिल्कुल सर, सॉरी सर। और बच्चों, एक इमरजेंसी फोन आ गया था इसलिए मैं उस पर चला गया था। तो यह थी जो हमारे स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा था कि काइनेस्थेटिक डिस्क्रिमिनेशन क्या है, वो मैंने आपको बताया। तो यह काइनेस्थेटिक डिस्क्रिमिनेशन है, और ऐसे हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि जो काइनेस्थेटिक सेंसेस से जो चीजें हमें ग्रहण हो रही हैं उनको हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। अगर इससे संबंधित आपका कोई सवाल हो तो प्लीज आप बताएं, या यह समझ में ना आया हो तो प्लीज आप बताएं। बच्चों कोई सवाल काइनेस्थेटिक डिस्क्रिमिनेशन या इससे संबंधित कोई भी? निशांत जी समझ में आया? निशांत गौतम समझ में आया कि नहीं? जी सर। और बताने की आवश्यकता है, कोई और एग्जांपल देने की आवश्यकता है कि समझ में आ गया? सर आ गया। अच्छा, मेरे चैट बॉक्स से क्वेश्चंस गायब हो गए हैं, तो प्लीज अगला क्वेश्चन कोई भी एक बच्चा जो है वो बताए कि अगला क्वेश्चन क्या है और किसका है। प्लीज अपने चैट बॉक्स में देखते हुए निशान के बाद और क्या प्रश्न है प्लीज मुझे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है तनु वाजपेयी का था, जिन्होंने यह पूछा था कि ट्रेलिंग क्या होता है। तो ट्रेलिंग एक सिंपल टेक्निक है, मुझे लगता है ट्रेलिंग के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेलिंग में वीडियोस के माध्यम से, अपनी ऑडियो के माध्यम से, देवीलाल सर ने भी आज एक रिकॉर्डिंग दी है, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग है वो, तो उसके माध्यम से आपको ट्रेलिंग के बारे में बहुत अधिक पता चल जाएगा। ट्रेलिंग का यूज़ सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि ट्रेलिंग का यूज़ कैसे करना है। आपको पता है किसी भी फैमिलियर इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट से आप परिचित हों, उस इन्वायरमेंट में क्या कर सकते हैं आप ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेल करने का तरीका क्या होता है? जब भी हम लोग ट्रेल करते हैं तो अपने हाथों का, जो भी हाथ है उसके बैक पोर्शन का यूज करते हैं, मतलब नेल्स का यूज करते हैं, और नेल्स का ये साइड यूज करते हैं। ठीक है, नेल्स का यूज करने के बाद आपकी कोहनी, जो हाथ, जिस हाथ से आप ट्रेलिंग कर रहे हैं, ट्रेलिंग उसी हाथ से करेंगे जिस तरफ लैंडमार्क है, जैसे कि जिस तरफ दीवार है या जिस तरफ रेलिंग है, उसी हाथ का यूज करेंगे, और हाथ को कोहनी से 90 डिग्री के एंगल पे मोड़ लेंगे। जैसे ही 90 डिग्री के एंगल पे हम हाथ को मोड़ते हैं तो क्या होता है कि आपका हाथ, जहां पे आपके नेल्स हैं और जहां पे आपकी बॉडी है, नेल्स और बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा हो जाता है। जैसे आप हाथ को ऊपर बढ़ाएंगे तो वो डिस्टेंस कम होगा, जब हाथ को नीचे बढ़ाएंगे तो वो डिस्टेंस कम होगा। तो अगर हाथ को 90 डिग्री पर रखे हुए हैं तो वह डिस्टेंस जो है मैक्सिमम है, लेकिन अगर वो रेलिंग है, रेलिंग को टच कर रहे हैं, तो यह जरूरी है कि हाथ किसी भी एंगल में रहे लेकिन रेलिंग को टच करे। तो हाथ हो सकता है 90 डिग्री के एंगल पे ना रख के किसी और एंगल पे रहे, आपकी कमर की ऊंचाई पे रहे, तो वहां पे ये बाध्यता नहीं है कि हाथ को 90 डिग्री के एंगल पे ही रखा जाए। फिर हाथ का जो बैक पोर्शन है, हथेली के पीछे का हिस्सा, उसको टैप करते हुए चलते हैं। टैप करते हैं मतलब इस तरीके से टकराते हुए, ठीक है, इस तरीके से टकराते हुए, हाथ को घसीटते हुए नहीं चलेंगे, टकराते हुए चलेंगे। जब टकराते हुए चलेंगे तो यह पता चलेगा, मतलब यह आपके जो हाथ का बैक पोर्शन है उसको कोई नुकसान नहीं होगा, आपके नाखून रगड़ेंगे नहीं, अगर कोई भी बाधा आती है तो आपको उससे नुकसान नहीं होगा। तो हमेशा टैप करके चलना है। ठीक है, जो भी वस्तु आगे आएगी उसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा और आप उससे आराम से सुरक्षा ले सकते हैं या उससे टकराने से बच सकते हैं। ट्रेलिंग का यूज बाहर हम लोग केन के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि केन के साथ में मान लिया जब हम आउटडोर मोबिलिटी करते हैं और अचानक से एक बस आ गई, कार आ गई,
या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ गया और वो आपकी छड़ी से टकराया, आप किस साइड चल रहे हैं? आप लेफ्ट साइड चल रहे हैं। लेफ्ट साइड चलते हुए आपके केन राइट हैंड में भी हो सकती है, लेफ्ट हैंड में भी हो सकती है, लेकिन जैसे किसी वस्तु से टकराते हैं, आपकी छड़ी जैसे किसी वस्तु से टकराई, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप केन को अपने राइट हैंड में पकड़ लेंगे। हैंड में जिस वस्तु से आपकी छड़ी टकराई है उस वस्तु से ट्रेल करते हुए आगे बढ़े, जिससे कि आप सड़क के बीचों बीच ना आने पाए। ठीक है, क्योंकि हम किनारे चल रहे हैं सड़क में, और जैसे ही कोई वस्तु टकराई और हम और राइट हो गए, तो इसका मतलब हम क्या होगा, हमें यह नहीं पता चल पाएगा कि हम सड़क के कितना बीच में आ गए हैं, यह समस्या होगी। तो यह जानने के लिए क्या है, उस वस्तु से, जिस वस्तु से आप टकराए, अगर उससे ट्रेल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको यह पता चल पाएगा कि आप किनारे हैं, आप बीच में पूरी तरीके से नहीं गए हैं। और आप जैसे ही वह वस्तु, जैसे ही वह गाड़ी या कोई बाइक या कोई भी ठेला है या कुछ भी है, जैसे ही वह आगे आप उससे निकल गए, आप फिर शोर लाइन पकड़ेंगे और केन को ठक ठक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, 2 पॉइंट टच टेक्निक का यूज करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ट्रेलिंग का यूज समझ गए? मुझे लगता है समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई कोई बताए मुझे। सभी को आ गया? यस सर, आ गया। नेक्स्ट है, हाँ, तनु ने ही पूछा है कि स्क्वायरिंग ऑफ क्या है। स्क्वायरिंग ऑफ के सेंस में मैं बेस्ट वीडियो जो है, मैंने भी बताया, अपनी वीडियो के माध्यम से बताया है, और कल देवीलाल सर ने भी स्क्वायरिंग ऑफ के बारे में एक, नागेश सर ने एक वीडियो अपलोड करी, उसमें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है, बहुत अच्छी टेक्निक के द्वारा बताया हुआ है। तो स्क्वायरिंग ऑफ इज नॉट अ टेक्निक। स्क्वायरिंग ऑफ को अगर हम टेक्निक ना कहें, स्क्वायरिंग ऑफ को हम कह ले पोजीशन, एक स्थिति। जब भी कोई विजुअली इंपेयर्ड, जब भी कोई दृष्टि बाधित, जब उसे एक लाइन ऑफ डायरेक्शन में, अगर उसे कहीं से टर्न करना है, कहीं से मुड़ना है, और उसे कैसे मुड़ना है? ठीक 90 अंश के कोण पे मुड़ना है और बिल्कुल सीधे जाना है, तो वहां पर उस व्यक्ति को अपनी पोजीशन बनानी होती है। और पोजीशन वो कैसे बनाता है? वह किसी न किसी लैंडमार्क से अपनी बॉडी को टच करके पोजीशन बनाता है। ठीक है, कैसे पोजीशन बनाता है? पता चला कि मुझे एक जगह पर जाना है, मैं इंडोर मोबिलिटी कर रहा हूं, सीआरसी के अंदर या कहीं भी इंडोर मोबिलिटी कर रहा हूं। ठीक है, सीआरसी में सभी लोग आए हैं, या कोई और एग्जांपल भी मैं दे सकता हूं। मान लिया एक का पिलर है और उसके पिलर के ठीक सामने गेट है। ठीक है, तो पिलर जो है वो आपके रास्ते में पड़ता है, आपके मोबिलिटी ट्रैक में पड़ता है। आपने क्या किया? आपने छड़ी से, आपको पिलर मिल गया, अब आपको पता है कि इस पिलर के ठीक सामने हमारे ऑफिस का या हमारे रूम का गेट है, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी पीठ को, मतलब पीठ सटा के उस पिलर से खड़े हो जाएंगे। ठीक है, पीठ सटा के खड़े होने पे ध्यान रखना है कि आपकी एड़ियां, जो आपकी हील्स हैं, वो कैसी रहे चुके हैं। यही स्थिति कहलाती है स्क्वायरिंग ऑफ। देखिए, स्क्वायरिंग ऑफ चेंज हो गई। अच्छा, ठीक है, आवाज कट रही है, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं अपना लोकेशन। अब आवाज सही आ रही है? प्लीज बताएं, आवाज सही आ रही है कि नहीं? यस सर। आ रही है, ठीक है। यस सर, आ रही है। स्क्वायरिंग ऑफ इज अ पोजीशन। स्क्वायरिंग ऑफ कोई टेक्निक नहीं है, कोई टेक्निक। स्क्वायरिंग ऑफ एक पोजीशन है, हाँ, और उस पोजीशन के द्वारा ही अपनी बॉडी पोजीशन लेकर वह अपने आप को मोड़ सकता है। ठीक है, जैसे ही एक, मान लिया कोई गेट है और उस गेट के सामने एक पिलर है, एक कोई भी लैंडमार्क है, और वो लैंडमार्क किसी भी व्यक्ति की, जो भी दृष्टि दिव्यांगजन है, उसकी मोबिलिटी की ट्रैक में आता है। ठीक है, जैसे ही वो पिलर टकराया, उसको पता चल गया इस पिलर के ठीक सामने हमारा ऑफिस का गेट है ना।
अब उसको क्या करना है, वहां पे डायरेक्शन अपना लेना है। डायरेक्शन लेने के लिए क्या करेगा वो, वह कोशिश करेगा कि अपनी पीठ को सटा के उस पिलर से खड़ा हो जाए। ऐसी स्थिति में उसकी जो हील्स हैं, जो उसकी एड़ियां हैं, वह भी नीचे की साइड में सही से टच हो, अर्थात उसे यह ध्यान रखना है कि वह डायरेक्शन अपना सीधा कर ले, वहां से बिल्कुल स्ट्रेट कर ले। ठीक है, जैसे ही अब वह अपना डायरेक्शन सीधा कर लेगा तो क्या होगा कि वह जब चलेगा तो वह एक सीधी रेखा में चलेगा, और सीधी रेखा में चलने पर उसे अपने गेट, जो ऑफिस का गेट है या क्लास का गेट है, उसे आसानी से मिल जाएगा। स्क्वायरिंग ऑफ जो पोजीशन है उसको हम रोड क्रॉसिंग के टाइम में भी यूज कर सकते हैं। रोड क्रॉसिंग के टाइम में हम क्या करेंगे कि हमें वहां पे ना तो कोई पिलर मिलेगा पीठ लगाने के लिए, ना तो कोई और कोई लैंडमार्क मिलेगा जिससे कि हम अपना डायरेक्शन सीधा कर पाए, लेकिन वहां पे एक आपको लैंडमार्क मिलेगा, वह है रोड की किनारी। ठीक है, रोड की किनारी आपने देखा होगा कि रोड की किनारी या तो थोड़ी सी उठी होती है, ठीक है, और या तो जब भी आप वहां पे किनारे आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि रोड की किनारी आ गई, हल्की सी उठी होगी या कुछ भी चेंज वहां पे जरूर होगा। ठीक है, वहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप अपने पंजों को, दोनों पंजों को जब आगे रोड की किनारी से सटाएंगे, मिलाएंगे, तो आपका डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट होगा, बिल्कुल सीधा होगा। या हील्स को इस तरीके से रखें जिससे कि रोड की किनारी एक लाइन में आपके हील्स पे महसूस हो, जिससे कि आप अपना डायरेक्शन उस रोड की किनारी से सीधा कर पाए। ठीक है, तो स्क्वायरिंग ऑफ इज अ पोजीशन जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति 90 डिग्री के एंगल पर अपने आप को मोड़ने के लिए अपने आप को जो है एक पोजीशन बना सकता है, यही स्क्वायरिंग ऑफ है। ठीक है, नेक्स्ट। यस सर। और कोई क्वेश्चन स्क्वायरिंग ऑफ के बाद में, और किसी अगर स्क्वायरिंग ऑफ किसी को समझ में ना आई हो तो प्लीज बताएं। स्क्वायरिंग ऑफ अगर किसी को ना समझ में आई तो प्लीज बताएं। आगे रिपीट कर दी सर। समझ में आया है? सर कुछ चीजें अनक्लियर लग रही हैं मुझे थोड़ा। जैसे सर कैसे एग्जांपल? ब्लाइंड पर्सन पिलर के पास आता है तो उसे कैसे कंफर्म होगा कि वो मतलब राइट पोजीशन? बेटा देखो, ये जितनी भी टेक्निक है, ये मैंने देखो ओरिएंटेशन और मोबिलिटी मतलब एक दूसरे से लिंक्ड है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, मैंने आपको सभी लोगों को बताया हुआ है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। स्क्वायरिंग ऑफ, ट्रेलिंग, जो भी टेक्निक है उसका यूज करने से पहले आपको यह पता चले कि आपका ओरिएंटेशन उससे रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है, अब जब आपको, मैंने आपको बताया कि आपको पता है कि आपके जो भी पिलर है उसके सामने आपके स्कूल का दरवाजा है या आपका क्लास है, तभी आप वहां से डायरेक्शन लेंगे, है ना, मैंने आपको बताया। तो इसलिए जो भी फैमिलियर एनवायरनमेंट है, जहां से आप जानते हैं कि आप यहां से अगर सीधा चलेंगे तो आप इस स्थिति में पहुंचेंगे, अगर आपका ओरिएंटेशन क्लियर है तभी आप वहां से स्क्वायरिंग ऑफ का यूज करेंगे। ओके सर। ठीक है, और समस्या क्या थी इसमें बच्चे? सर बस यही था, मुझे ये अनक्लियर लग रहा था एक्चुअली, ये मैंने मिस कर दिया था ना कि वो फैमिलियर एरिया में नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं यार, ये चीजें सभी की क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट सवाल है रोशनी यादव का। सर अपर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक के बारे में बता दीजिए। देखिए मैं सभी प्रश्न नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि सभी के क्वेश्चन उस पर नहीं होंगे। मैं सबसे पहले ये अपर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक मैंने बहुत पढ़ाया है आप लोगों को। रोशनी का जो प्रश्न है उसका जवाब मैं आप लोगों में से ही किसी से चाहता हूं, तो प्लीज आप लोगों में से कोई जवाब दे कि अपर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक क्या होती है, प्लीज। सर अपने हैंड्स को ऊपर, हथेली को मतलब अपने सामने रख के और
हैंड का बैक एरिया अपने फेस के ऊपर रख के ही हमें चलना पड़ेगा। बेटा क्या नाम है आपका? सर नीलिमा यादव। नीलिमा। नीलिमा से पहले मैं रोशनी से एक बार पूछना चाहूंगा। रोशनी प्लीज आप ये बताएं कि अपर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक में आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? रोशनी, अपर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक में आपको क्या समझ में नहीं आया, या अपर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं? रोशनी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए और एक मेरा सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ उसका एक उत्तर दीजिए। जी सर। बताइए सर रोशनी। मुझे हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज बताइए क्या है आपका सवाल अपर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक के बारे में। सर इसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि हाँ सर थोड़ी सी इसमें हमें कंफ्यूजन थी कि ये कैसे और किस तरह से इसको कर सकती हूँ इसको। चलिए कोई नहीं, मैं एक सरसरे उसमें बताता हूँ। देखिए अपर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक का यूज जो भी दृष्टि दिव्यांगजन है वो उन हजार्ड से बचने के लिए करता है जो हजार्ड हैंगिंग हजार्ड है, जो हवा में लटके हुए हजार्ड है, जैसे कि कोई ट्री ब्रांच हो गया, कोई साइन बोर्ड हो गया जो कि हेड हाइट पे है, कोई सीढ़ियों के नीचे का हिस्सा हो गया, कोई तार लगा हुआ है जो कि हेड हाइट पे है, कभी कभी फ्लावर पॉट भी ऐसे लटका दिए जाते हैं, खुली हुई खिड़कियां हैं जहां पे केन के द्वारा जिस ऑब्स्टेकल को, जिस बाधा को हम नहीं पहचान पा रहे हैं क्योंकि उसका बेस नहीं है, वो ऊपर हवा में है और वो हमारे चेहरे से टकरा सकती है। दूसरा, उन हजार्ड से बचने के लिए कर सकते हैं जब आपके हाथ में केन नहीं है और आपका चेहरा किसी न किसी चीज से चोटिल हो सकता है, वहां पे भी हम प्रोटेक्टिव टेक्निक का यूज कर सकते हैं। अपर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक में हमेशा आपका हाथ किस सिचुएशन में आएगा, मैंने बताया था इस सिचुएशन में आएगा, ठीक है? ये ध्यान रखना, जो आपका हाथ है वो कैसा आएगा, पाम सामने की तरफ इशारा करेगी, लाइक दिस, ठीक है? उंगलियां खुली हुई है ना, अंगूठा खुला हुआ, और कहां पे होगा, हेड हाइट पे होगा। आपने देखा होगा मेरी जो ये फिंगर्स हैं जो मूव कर रही हैं, ये फिंगर्स मेरा जो लेफ्ट शोल्डर है उसको भी कवर कर रही है ना, कवर कर रही है ना? जी सर। यस। जी और क्या है, मेरा जो चेहरा है, मेरा जो फेस है वो भी कवर हो रहा है। चेहरे से और हाथ की दूरी वो अप्रोक्सीमेट कितनी दूर है, लगभग 1 फीट की दूरी पे है, 10 या 12 इंच की दूरी पे है। और जो कोहनी है, ये जो कोहनी है वो लगभग 120 डिग्री का एंगल बना रही है, 120 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पे, है ना? हाथ बिल्कुल चेहरे के सामने है। अब इससे क्या हुआ कि जब हमारा ये हाथ बिल्कुल चेहरे के सामने है तो क्या हुआ कि हमारा फेस किसी भी ऑब्स्टेकल से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। सबसे पहले कोई भी बाधा जब भी टकराएगी तो वो हमारी हथेलियों से टकराएगी और हमारा फेस बच जाएगा। साथ साथ में ऐसे रखने से क्या होता है कि हमारा हाथ जब भी किसी से टकराएगा तो उसके अपोज में, उसके विरोध में गति करेगा, जिससे कि हमारा चेहरा चोटिल होने से बच जाएगा, ठीक है? ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से यूज नहीं कर रहा है, करना है इस तरीके से यूज नहीं करना है, इस तरीके से यूज नहीं करना है, ठीक है? मैंने आपको बहुत क्लियर वे में बताया है। देखिए अगर आप ऐसे यूज कर रहे हैं तो हमेशा आप फ्री मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ रही है, आपकी मसल्स में ऐंठन ज्यादा हो रही है, या आपको जो है कोई और विरोध करना पड़ रहा है इस हाथ को ऐसे करने में, ठीक है? ये इजीली कर पाएंगे आप, लेकिन जैसे ही आप ऐसे करेंगे ना तो आप देखना आपको एक ताकत लगानी पड़ती है, अपने मसल्स का मूवमेंट करना पड़ता है। सब लोग अपने हाथ को करके देखें तो उनको ये एहसास होगा कि इस तरीके से करने में आपको विरोध करना पड़ रहा है इस तरफ लाने के लिए, ठीक है? लेकिन यहां करने के लिए आपको कोई विरोध नहीं करना पड़ रहा है, आपकी जो मसल्स हैं वो इजीली अपना काम कर रही हैं और आप हाथ को ऐसे आराम से रख पा रहे हैं, ठीक है? तो ना तो ऐसे करना है
क्योंकि ऐसी स्थिति में जो फेस है आपका वो पूरी तरीके से कवर नहीं हुआ है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में फेस पूरी तरीके से कवर है और आप अपने फेस को आराम से बचा सकते हैं। ठीक है रोशनी, क्लियर हुआ? जी सर। अपर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक में किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। गोवर्धन सिंह जी, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक हैट एंड पेंडेंट, हाउ इज यूजफुल? बड़ा अच्छा सवाल है कि थोड़ा सिलेबस से हट के पूछा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक हैट और पेंडेंट कैसे यूजफुल है यह बताने से पहले मैं गोवर्धन जी से चाहूंगा कि वो बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक हैट और पेंडेंट की खूबियां क्या है, कौन सा पेंडेंट, किस टाइप का पेंडेंट, कैसा इलेक्ट्रॉनिक पेंडेंट, थोड़ा सा हमें बताएं। क्योंकि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के लिए बहुत सारे गैजेट्स बनाए गए, लेकिन उन गैजेट्स की एक लिमिटेशन है कि उनको बहुत जगह पे यूज किया जा सकता है, बहुत जगह पे नहीं यूज किया जा सकता है। तो गोवर्धन सिंह जी प्लीज आप बताएं पहले कि इलेक्ट्रॉनिक हैट और पेंडेंट से क्या मतलब है आपका, प्लीज। जी सर, जी मैं ये इसके बारे में पढ़ा था कि कुछ इक्विपमेंट्स भी होते हैं जो केन के बाद यूज किए जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक केन भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक हैट होती है, इलेक्ट्रॉनिक पेंडेंट होता है। तो केन तो समझ में आती है सर, ये समझ में नहीं आया कि है। जी सर। आप इलेक्ट्रॉनिक हेड और पेंडेंट से क्या समझे अभी तक? क्यों पेंडेंट आपने जब देखा होगा या जब सुना होगा उसके बारे में तो ये क्यूरियोसिटी भी आई होगी कि वो क्या चीज है, तो आपने देखने का प्रयास किया वो क्या है? नहीं सर, ये मैंने बुक में पढ़ा था, बुक में पढ़ रहा था इसको सर। अच्छा। तो ये इक्विपमेंट के नेम के रूप में आया था कि जो विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कर सकते हैं वो ये भी होती है। तो इसके बारे में पता नहीं सर, ये कैसे होती है, इनको कैसे यूज करते हैं। बिल्कुल सही। गोवर्धन जी कहाँ से हैं आप, कौन से इंस्टीट्यूट से हैं? जी मैं राजस्थान से सर। आप TCTVS हैं, किस इंस्टीट्यूट से हैं आप? राजस्थान से हैं, ओके। गोवर्धन जी इलेक्ट्रॉन, हाँ बोलिए जी सर, बोलिए, आवाज बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। हिंद पीजी कॉलेज सर, बाराबंकी। जी ओके। देखिए इलेक्ट्रॉनिक हैट या पेंडेंट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाए गए उन्होंने वो केन के सब्स्टिट्यूट कभी भी साबित नहीं हुए, ठीक है। और वो जो भी ऐसे इक्विपमेंट बनाए गए उनका जो मुख्य काम था वो यह था कि वो सामने जो भी ऑब्स्टेकल है उस ऑब्स्टेकल के बारे में वो बता दें, या अल्ट्रासोनिक या किसी वेव्स के माध्यम से, किसी वाइब्रेशन के माध्यम से, किसी बीप के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से बता दें, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक हैट या इलेक्ट्रॉनिक पेंडेंट कोई भी गैजेट अगर हमारे पास में है तो वह आपको यह जरूर बता सकता है कि सामने कोई ऑब्स्टेकल है, ठीक है, लेकिन वह यह नहीं बता सकता कि उस ऑब्स्टेकल से कैसे बचना है या वह ऑब्स्टेकल क्या है, ठीक है। वो यह नहीं बताता कि वो ऑब्स्टेकल क्या है और वह ऑब्स्टेकल, उस ऑब्स्टेकल से कैसे बचना है। उसकी दूरी भी बता सकता है लेकिन कोई और सुविधा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक हैट और इलेक्ट्रॉनिक पेंडेंट का यूज हम कर तो सकते हैं, लेकिन इन गैजेट्स ने विजुअली इंपेयर्ड के लिए हमेशा मुश्किलें खड़ी करी हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं हुए हैं, तभी आज ये प्रकाश में नहीं है, है ना। मान लिया आपने कैप लगाया, इलेक्ट्रॉनिक हैट लगाया, आपने इलेक्ट्रॉनिक हैट लगाने के बाद में आपने सड़क पे चलना स्टार्ट किया। अब आप जानते हैं कि हमारे इंडियन कंडीशन में बहुत सारी चीजें रोड पे खड़ी रहती हैं, ठीक है। आपके सामने एक गाड़ी खड़ी है ना, और जैसे ही आपको पता चला, आपको लगा कि सामने कोई भी ऑब्स्टेकल है, ठीक है। अब आपको उस ऑब्स्टेकल से बच के निकलना है, ठीक है। अब उस ऑब्स्टेकल से बच के निकलने के लिए आपके पास कोई यंत्र नहीं है, कोई चीज नहीं है आपके पास। छड़ी अगर आपने अपने पास नहीं रखी है तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी रोड की किनारी कहाँ है,
रोड के साइड में आपको कितना ज्यादा जाना है, ठीक है, ये कुछ नहीं पता चलेगा। और अचानक से आपके सामने से दूसरा ऑब्स्टेकल आ गया, एक और गाड़ी आ गई और उस हैट के थ्रू आपको पता चल गया कि एक और ऑब्स्टेकल आ गया, ठीक है। अब विजुअली इंपेयर्ड के लिए मुश्किल हो गई कि यो एक ऑब्स्टेकल तो पहले से था, एक और आ गया, अब मैं किधर जाऊं, राइट जाऊं कि लेफ्ट जाऊं कि कहां जाऊं, ठीक है। अगर और कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी जो भी गैजेट है, उसने यह बताना अभी शुरू नहीं किया है कि वो ऑब्स्टेकल, सामने वाला ऑब्स्टेकल क्या है, ठीक है। तो यह जो भी इक्विपमेंट है वो एक लिमिटेड सोर्स, लिमिटेड एरिया में, एक जहां पे मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं उस एरिया को, नोन इन्वायरमेंट है, छोटा सा इन्वायरमेंट है, वहां पे इन गैजेट्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन केन को हटा के, केन को रिप्लेस करके या केन टेक्निक को रिप्लेस करके इन गैजेट्स का यूज नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल है। गोवर्धन जी, हमारी बात से सहमत हैं या अगर कोई और कुछ पूछना हो तो बताइए। तो सर ये जनरली नॉर्मली यूज में नहीं आती मतलब सर? नहीं, देखिए मैंने बताया एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में इसको यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर हम कहें कि हर जगह पर इसका यूज हो पाएगा वो मुश्किल है, ठीक है। मोबिलिटी में वही गैजेट अभी तक बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुए हैं जो मोबिलिटी में हर कहीं पर हमारे काम आते हैं, और केन एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसका अभी तक सब्स्टिट्यूट हमें नहीं मिला है और ना ही मिलने की आगे आशा है, क्योंकि केन का मतलब है आपके पास एक लंबा हाथ होना, है ना। उसने क्या किया, उसने आपके हाथ को, जब केन हाथ में लेते हैं तो आपके हाथ की लंबाई बढ़ गई, ठीक है। और वो हाथ की लंबाई इतनी ज्यादा हो गई क्योंकि वो सड़क पे ड्रैग कर सकता है, सड़क पे ट्रेल कर सकता है, लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकता है। क्यों? केन जैसे ही जमीन पे टच हुई, टच के द्वारा उसने अपने आपके हाथ को यह बता दिया कि वो सरफेस कौन सी है, वो एरिया कौन सा है, वो ऑब्स्टेकल कौन सा है, सारी इंफॉर्मेशन केन के माध्यम से आपको मिल गई। तो मुझे लगता है कि अभी तक केन का सब्स्टिट्यूट हमें नहीं मिल पाया है। जी सर, ठीक है। थैंक यू। और कुछ इसमें पूछना है? नहीं सर, इसके बारे में जानना था अभी। अच्छा, श्वेता रस्तोगी का क्वेश्चन है सेम वही, सर अपर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक के बारे में बता दीजिए। मेरी समझ में अपर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक के बारे में मैंने बता दिया है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ठीक है। और किसी का क्वेश्चन कोई? देखिए मुझसे पूछा है लोकेटिंग एंड पिकिंग ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट। नीचे कोई गिरी वस्तु है, उसको कैसे ढूंढना है या किसी वस्तु को कैसे ढूंढना है, तो उसके बारे में पवन आपको क्या पूछना है। और मैंने जो वीडियो अपनी अपलोड करी थी यूट्यूब वीडियो, उसमें आपको क्या समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको उसमें क्या समझ नहीं आ रहा, मैं वो भी बताने का प्रयास करूं। पवन, अपना माइक अनम्यूट करिए और प्लीज मुझे बताइए। गुड आफ्टरनून सर। सर इसमें लोकेशन का निर्धारण सर हम किस प्रकार से कर सकेंगे कि हम कहाँ पे हैं, या कोई हमें चोट ना लग जाए अगर हम उस चीज को ढूंढ रहे हैं? देखिए लोकेटिंग मतलब लोकेट करना। यहाँ पे अपना लोकेशन बनाने की बात नहीं कही गई है। हम अपना लोकेशन भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लोकेट करने की बात कही गई कि जो गिरी हुई वस्तु है उसका लोकेशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है। जब भी कोई वस्तु नीचे गिरती है तो वस्तुएं अलग अलग तरीके की हैं। मैंने आपको बताया था, आपके क्लास में भी बताया था कि वस्तुएं अलग अलग तरीके की हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें साउंड होगा, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें साउंड नहीं होगा, ठीक है। कुछ ऐसी वस्तुएं होंगी जो गिरने के बाद एक ही स्थान पे रहेंगी, कुछ ऐसी वस्तुएं होंगी जो गिरने के बाद मूवमेंट करेंगी, है ना। जो गिरने के बाद अपने स्थान पे रहती हैं या जो गिरने के बाद मूवमेंट करती हैं, दोनों में क्या होता है कि सबसे पहले हमें
यह निर्धारण करना पड़ता है कि वह वस्तु कहाँ पे गिरी है। जैसे कोई वस्तु नीचे गिरी, जैसे ही वह वस्तु नीचे गिरी, हमारा जो सेंस है, कौन सा सेंस है? ऑडियो सेंस, ठीक है, मतलब हियरिंग सेंस। हियरिंग सेंस हमारा तुरंत ही क्या होना चाहिए? एक्शन में आना चाहिए। हमें उस वस्तु की दिशा का निर्धारण करना चाहिए कि वह वस्तु हमसे कितनी दूरी पर गिरी है, कहां तक गई है। अगर वह वस्तु मूव कर रही है तो हम तब तक सुनते रहें जब तक कि वह वस्तु, उसकी आवाज बंद ना हो जाए। जैसे ही वह वस्तु नीचे गिरने के बाद रुक गई, हमें आवाज का पता चल गया, उस डायरेक्शन में हमने अपने कदम बढ़ाए। कदम बढ़ाने के बाद में सबसे जो मुश्किल आती है वो यह है कि हमें पता नहीं चलता कि हमारे आसपास कोई चीज है, हम टकरा सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें झुकते हुए सदैव अपर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक का यूज करना है। अपर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक का यूज जैसे ही करेंगे, वैसे ही झुकने पर हमारा हाथ पहले टकराएगा और हमें पता चल जाएगा कि कोई भी ऑब्स्टेकल हमारे आसपास या हमारे सामने है। झुकने के बाद हम सबसे पहले अपने घुटनों के बल बैठ जाएंगे। जैसे वज्रासन में बैठते हैं ना, वज्रासन में पूरा वेट हमारे जो पैर हैं, जो हमारे एंकल हैं, जो फुट है, एंकल है, जहाँ पे उन पे आ जाता है, और जो हमारे पैर हैं वो सपाट हो जाते हैं, घुटने से लेकर और एंकल तक का हिस्सा सपाट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमें घुटनों पे बैठना है, ठीक है। घुटनों पे बैठने के बाद क्या होगा कि हम यह निर्धारित कर लेंगे कि जो घुटनों का हिस्सा है वो आपकी लोकेशन बता देता है कि आपको यहाँ से लेफ्ट जाना है और राइट जाना है, और हाथ यहीं तक लाने हैं, घुटने तक लाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम जो भी टेक्निक है, चाहे वो एरोप्लेन टेक्निक हो, चाहे वो सर्कुलर टेक्निक हो, उसका हम यूज करेंगे, लेकिन फिंगर्स का यूज ना करते हुए हाथ को सपाट रखेंगे, ठीक है। अगर नुकीली वस्तु है तो हम लोग क्या करेंगे? हम अपनी फिंगर्स का यूज कर सकते हैं, हाथ को सपाट नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हम हाथ को सपाट रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे, तो नुकीली वस्तु हमारे हाथ में टकरा सकती है, हमको चोट पहुंचा सकती है। इसलिए नुकीली वस्तु को ढूंढते समय यह चीज हम ध्यान रखेंगे। अगर कोई वस्तु बड़ी है तो वहां पे सर्कुलर टेक्निक या परपेंडिकुलर टेक्निक का यूज करते हुए हम लोग केन का सहारा भी ले सकते हैं। केन के माध्यम से वो चीज हमें पता चल जाएगी कि वो हमसे कितनी दूर पे गिरी है और कहां पे गिरी है। पवन, जी सर, जी सर, जी सर, समझ में आ समझ गया। में आया? यस सर। और किसी बच्चे को ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट से संबंधित कोई परेशानी है? पिकिंग अप अ ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट से संबंधित किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। सरिता यादव, सरिता यादव का प्रश्न है कि सर क्या प्रोटेक्टिव टेक्निक ब्लाइंड पर्सन की पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए सफिशिएंट है? आप बताइए, आप में से कोई इसका जवाब बताइए सरिता के। सर क्या प्रोटेक्टिव टेक्निक ब्लाइंड पर्सन की पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए सफिशिएंट है? सर अगर केन के साथ यूज कर रहे हैं तो है। और कोई? सर वो अपर बॉडी लोअर बॉडी इस पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी प्रोटेक्टिव टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। वैसे पूरा तो डिपेंड नहीं कर सकता सर, नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से बॉडी को सेफ्टी मतलब सेफ कर प्रोटेक्शन हो पाएगा, राइट। नेक्स्ट, और कोई इसका जवाब देना चाहेगा? सरिता अपना माइक अनम्यूट करिए। सरिता, आपको क्या लगता है, क्या प्रोटेक्टिव टेक्निक ब्लाइंड पर्सन की पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए सफिशिएंट है? सरिता, सरिता अपना माइक अनम्यूट कर लें और प्लीज मुझे बताएं,
क्या प्रोटेक्टिव टेक्निक ब्लाइंड पर्सन की पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए सफिशिएंट है? आप क्या समझते हैं? सरिता, चलिए, गुस्सा है शायद वो, मतलब बात नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि हम लोग उसका उत्तर जो है अलग वे में दे रहे हैं कि वो कह रही है कि सफिशिएंट है कि नहीं प्रोटेक्ट करने के लिए, और हम लोग कह रहे हैं कि हाँ सफिशिएंट नहीं है, शायद गुस्सा हो गई है। ठीक है सरिता, मैं इसका उत्तर देता हूँ कि देखिए, प्रोटेक्टिव टेक्निक, आप प्रोटेक्टिव टेक्निक को जब पढ़ेंगे तो प्रोटेक्टिव टेक्निक को जब अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया तो बोला गया है कि अपर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक और लोअर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक। लोअर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक सिर्फ आपके वेस्ट लेवल तक जो भी आपकी बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करती है, और अपर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक आपकी हेड हाइट पे जो भी ऑब्स्टेकल है आपको फेस को बचाने के लिए प्रोटेक्ट करती है। निशांत का उत्तर सही था। जो केन के साथ में अगर हम लोग अपर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक का यूज कर रहे हैं तो हाँ, हमारी पूरी बॉडी प्रोटेक्ट हो रही है, क्योंकि नीचे का जो पोर्शन है, जो पैरों तक का पोर्शन है, उसको केन प्रोटेक्ट कर रही है, और अपर बॉडी के लिए आपने हाथ को सामने कर रखा है, तो इसका मतलब पूरी बॉडी प्रोटेक्ट हो रही है। लेकिन अगर कहें कि आप प्रोटेक्टिव टेक्निक पूरी बॉडी को प्रोटेक्शन दे रही है, तो ऐसा नहीं है। प्रोटेक्टिव टेक्निक पूरी बॉडी को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है। सरिता, क्या मेरे इस उत्तर से आप सहमत हैं? अब तो हाँ या ना में ही जवाब देना है, प्लीज आप दे दीजिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सरिता यादव, यस सर, आ गया, वेरी गुड, थैंक यू। बोलना नहीं चाहती लेकिन बता दिया, थैंक यू। निगोशिएटिंग वेरियस सीटिंग अरेंजमेंट बता दीजिए सर। शालिनी शायद RSBI से हैं। शालिनी RSBI से हैं आप? नो सर, TSM से है बेटा। मैंने आपको बताया था निगोशिएटिंग वेरियस सीटिंग अरेंजमेंट, अलग अलग सीटों पर या अलग अलग सीटों पर जो बैठने के लिए आप उसको, जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो साइटेड गाइड के साथ में उसको कैसे पहचानेगा, यह प्रश्न है आपका, या सिलेबस में यही है आपका पॉइंट? पता चल गया, ठीक है, मत बताइए, याद आ गया, आपने बताया था कैसे, पूरा प्रैक्टिकली किया भी था। ठीक है बेटा, ठीक है। तो बैरियर सीटिंग अरेंजमेंट में जैसे कि बच्चे ने पूछा था, हॉल की लोकेशन है, जैसे कि क्लासरूम की लोकेशन है, जैसे कि ऑफिशियल लोकेशन है, तो इन सभी जगह, जैसे कि बस में सीटिंग अरेंजमेंट है, उस जगह कैसे बैठा जा सकता है, कैसे उसको निगोशिएट कर सकते हैं, यह मैंने बहुत डीप में चारों संस्थाओं में, CRC से लेकर और इन सभी में मैंने आपको बताया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में हमें टाइम खर्च करना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर सभी का यही प्रश्न है तो मैं जरूर इसका उत्तर दूंगा। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न? आप माइक अनम्यूट करके भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आप माइक अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं? मुझे लगता है आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए हैं। और हाँ बोलिए, कोई? हेलो, कोई नहीं। मुझे लगता है कि जो आपकी, अरे भाई कौन है? हाँ पूछिए, पूछिए। हेलो, हाँ पूछिए, कौन? निशांत? हाँ पूछिए। सर क्वेश्चन ये था सर, जैसे स्टार्टिंग में सर जब मोबिलिटी सिखाते हैं तो सर वहाँ पे फोल्डिंग चेन का यूज क्यों नहीं किया गया है? कहाँ पे? CRC में? नहीं, बिगिनर में, जब बिगिनिंग में हम लोग किसी भी बच्चे को अगर मोबिलिटी सिखा रहे हैं जी, उसमें फोल्डिंग चेन क्यों नहीं यूज की जाती है सर? अच्छा, मतलब आपका सवाल है कि फोल्डिंग पेन का यूज क्यों नहीं किया जाता है जब हम
किसी भी बच्चे को मोबिलिटी सिखाते हैं तो हम लोग फोल्डिंग केन का यूज क्यों नहीं करते हैं? आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए निशांत, क्योंकि अलग से एक इको आ रही है। नेक्स्ट, किसी का माइक प्रॉब्लम कर रहा है तो प्लीज अपना माइक जो है म्यूट कर लें प्लीज। आवाज इको हो रही है बहुत, प्लीज म्यूट कर लें। हाँ, आप में से कोई भी व्यक्ति इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, कोई भी छात्र हमारा इस क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम है क्या? प्लीज, हमारा कोई भी स्टूडेंट यह प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है क्या? सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए, सुनाई नहीं पड़ रहा था। क्वेश्चन बेटा ये था कि जब भी हम लोग किसी बच्चे को मोबिलिटी सिखाते हैं तो मोबिलिटी सिखाने में हम लोग फोल्डिंग केन का यूज क्यों नहीं करते, लॉन्ग केन का ही यूज क्यों करते हैं? जो हम ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी एक्सपर्ट हैं वो, ठीक है। इवन आप भी जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप भी प्रिफर करेंगे कि आप लॉन्ग केन का यूज करें, ना कि फोल्डिंग केन का। प्लीज बताइए बच्चे। सर यहाँ पे छोटे बच्चे की बात हो रही है क्या? नहीं, किसी भी एडल्ट, बच्चा, कोई भी हो सकता है। सर मैं भी इसलिए ऐसा करते हैं ताकि जो हम लोग पहले टफ वे लेते हैं कि अगर हम सबसे ज़्यादा टफ चीज़ से सिखा रहे हैं कि अगर उसे फोल्ड भी नहीं किया जा सकता, उसे इधर उधर कैरी करने में भी थोड़ा दिक्कत हो सकती है, फिर भी हम उससे पहले स्टार्ट करेंगे तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा बच्चे को, ताकि अगर उसके बाद भी वो और भी ज़्यादा चीज़ें अप्लायंसेस यानी यूज़ करने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें भी ठीक है, और कोई है बेटा कुछ बता सकता है? अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि फोल्डिंग केन और लॉन्ग केन में कौन सी केन बेटर है तो आपका आंसर क्या होगा? लॉन्ग केन। और कोई? निशांत, लॉन्ग, हाँ बोलिए बेटा। मे बी फोल्डिंग पेन ही, क्योंकि उसको हम फोल्ड कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। फोल्डिंग केन बेटर है, बिल्कुल कैरी कर सकते हैं, उसको फोल्ड कर सकते हैं। और कोई बताएगा? सर लॉन्ग केन, क्योंकि उसमें जो वाइब्रेशन होती है वो क्लियर ज्यादा होती है। तनु बोल रही है, मुझे लग रहा है। तनु, आपने जवाब दिया? यस सर। वेरी गुड। देखिए, बिल्कुल सही बात है। अगर हम क्वालिटीज में देखें और हम देखें कि कौन सी केन बेटर है सिखाने के लहजे से, तो हम लॉन्ग केन को ही प्रेफर करते हैं। वो इसलिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लॉन्ग केन एक लंबे पाइप से बनी हुई है, जो पाइप कहीं भी डिवाइड नहीं है। निशांत ने भी यही उत्तर दिया कि लॉन्ग केन बेटर है। तो निशांत के उत्तर में ही निशांत के प्रश्न का उत्तर भी समाहित था, जब लॉन्ग केन बेटर है तो हम फोल्डिंग केन से क्यों सिखाएं? ठीक है, लेकिन मैं इसका उत्तर और सही क्लियर कर देता हूं आपको। देखिए, लॉन्ग केन पूरे एक पाइप से बनी हुई है, जबकि फोल्डिंग केन कई सारे फोल्ड से बनी हुई है। जब भी हमारी छड़ी जमीन से टकराएगी तो मैंने आपको बताया था कि एक वाइब्रेशन जो कि जमीन से जब छड़ी टच करेगी तो वाइब्रेशन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। जब भी लॉन्ग केन से वाइब्रेशन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा कि वह वाइब्रेशन क्लियर सही रूप में कहां तक पहुंच पाएगा? जो भी यूजर है उसके हैंड तक पहुंच पाएगा, है ना? क्योंकि उसमें कोई भी डिवीजन नहीं है, कोई भी कहीं पे कट फट कुछ भी नहीं है। वो वाइब्रेशन जैसा नीचे से हमें पता चला वैसा ही ऊपर हमें हाथ में महसूस होगा। लेकिन फोल्डिंग केन में देखिए कि फोल्डिंग केन में क्या हुआ कि जैसे ही नीचे एक वाइब्रेशन हमें पता चला, पहला फोल्ड था, वहां से उसका कुछ पार्ट बाहर निकल गया, नेक्स्ट फोल्ड से कुछ पार्ट बाहर निकल गया, नेक्स्ट फोल्ड से कुछ पार्ट बाहर निकल गया, और अंत में जो हमें वाइब्रेशन महसूस हुआ, जो यूजर को वाइब्रेशन महसूस हुआ, वो रिमेनिंग वाइब्रेशन महसूस हुआ, वो क्लियर वाइब्रेशन नहीं था।
पहली चीज। दूसरी चीज है कि लॉन्ग केन अगर कहीं टकरा जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, वो टेढ़ी हो जाएगी या वो तिरछी हो जाएगी, उसको आप सीधा कर सकते हो पैर से और आगे चल सकते हो। लेकिन अगर फोल्डिंग केन टूट गई, अगर उसका जो लास्टिक है वो ग्रिप वहां पे लास्टिक टूट गई, तो विजुअली इंपेयर्ड के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। विजुअली इंपेयर्ड उसको कैरी नहीं कर सकता, बहुत ही मुश्किल है। मैं बहुत सारी जगह पे सवाल उठाता रहा हूं और आगे भी उठाता रहूंगा। फोल्डिंग केन जो है वो हाइजीन की दृष्टि से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। देखिए, यूजर जब छड़ी को लेकर चलता है तो क्या फोल्डिंग केन हर जगह टकराती है? कीचड़ भी है ना, अगर गोबर भी पड़ा है उसमें भी टकरा सकती है, कोई और गंदगी पड़ी है उसमें भी टकरा सकती है। और फिर यूजर क्या करता है, उसको फोल्ड करके कहाँ रख लेता है? अपनी पॉकेट में। और उसी पॉकेट में उसका हैंकी भी रखा हुआ है। हो सकता है उसी पॉकेट में कल के दिन वो अपना मोबाइल भी रख ले। हो सकता है उसी पॉकेट में कुछ खाने का सामान, बिस्किट आपका पैकेट है वो रख ले। तो हाइजीन की दृष्टि से भी अच्छी नहीं है कि फोल्डिंग केन को फोल्ड करके हम उसको पॉकेट में रखते हैं। अगर फोल्डिंग केन का यूज करना है तो उसके लिए हमें एक पाउच जरूरी हमारे पास होना चाहिए, जिस पाउच में हम उसको पैक करके रख सकें। नेक्स्ट है कि फोल्डिंग केन जो है वो फोल्डिंग केन में क्या होता है कि फोल्डिंग केन में जो उसकी हाइट है उसको हम हाइट को यूजर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग केन है उसको यूजर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर लॉन्ग केन है उसको हमने काट लिया, हल्का सा काट लिया यूजर के हिसाब से आरी से या किसी चीज से, और उसकी ग्रिप है, सॉरी जो उसकी टिप है वो दोबारा उसमें फिट कर दी और उसको लेकर यूजर जो है अपनी हाइट के हिसाब से ले सकता है। लेकिन फोल्डिंग केन में क्या ऐसा कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है ना। तो इसीलिए हम लोग जो टेक्निकल लोग हैं, जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी एक्सपर्ट हैं, वो सोचते हैं कि हम लोग ओरिएंटेशन और मोबिलिटी में जो लॉन्ग केन है उसको प्रीफर करें। निशांत, यस सर, आपके क्वेश्चन का आंसर मिला? जी सर, जी सर। और Thank you, गोवर्धन सिंह जी आप भी फोल्डिंग केन बोल रहे थे, आपके क्वेश्चन का आंसर मिला? जी सर, यस सर। ओके। सोनम यादव, इनकरेजिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ रेजिडुअल विजन फॉर लो विजन बता दीजिए सर। ठीक है, इनकरेजिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ रेजिडुअल विजन मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आज मैं सोचता हूं कि इस सेशन को हम लोग यहीं पर रखें। कल या किसी और दिन हम आपके और सवालों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे, और तब तक के लिए आपको एक अवसर देते हैं कि आप अपने प्रश्नों का क्वेश्चंस का एक पुलिंदा बना के तैयार रखें, जिससे कि जैसे बुलेट्स नहीं कहते हैं कि AK-47 में अपनी बुलेट्स तैयार रखिए और धड़ाधड़ जो भी है क्वेश्चन की बम्बार्टमेंट आप मुझ पे कर सकें, और मैं आपके उसके प्रत्युत्तर में मैं अपने उत्तरों का बम्बार्टमेंट आप पे कर सकूं, और जो ओरिएंटेशन और मोबिलिटी की जो बारीकियां हैं उनको मैं आपको बता सकूं, और आपके उत्तरों से आपको पूरी तरीके से सहमत कर सकूं, और आपके सभी